जंग शुरू हुई। परमाणु संपन्न न होने देने को लेकर ईरान को पहले प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। प्रतिबंध तो बहुत सारे लगाए गए, लेकिन वो परमाणु संपन्न ना हो जाए, परमाणु हथियार ना बना ले, इसके लिए ये जंग शुरू हुई। फिर बात यूरेनियम तक आ गई और चर्चा यहाँ तक भी हुई कि अमेरिका अपने हथियार गोला बारूद कैसे खपाएगा, उसकी ये जंग है। फिर चर्चा इस पर भी शुरू हुई कि ये तेल के लिए जंग है। लेकिन अब परमाणु हथियार, यूरेनियम, गोला बारूद, ईंधन से लेकर अब बात पानी तक आ गई है। पानी का क्या मसला है, बात करेंगे इस पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। मेरे साथ है मेरे सहयोगी पुनीत। और पुनीत, ये जंग शुरू हुई थी परमाणु, यूरेनियम, हथियार, गोला बारूद, ईंधन, और अब ये पानी का क्या एंगल बीच में आ गया? देखिए, पानी का एंगल पे आएंगे, लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि आप बहुत लंबे टाइम से ईरान को कवर कर रहे हैं, ईरान पर वीडियोस बनाकर दर्शकों को खबरें बता रहे हैं। आपने ये देखा शुरुआत से कि ईरान का रुख हमेशा बातचीत का रहा, और खबर ये भी आई कि ईरान जो है वो टाइम बाय करने का काम कर रहा है, यानी कि समय खरीद रहा है और अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बीच समझिए तो ईरान ने ना युद्ध छेड़ा, ना ईरान ने हमले की धमकी दी। लेकिन सवाल यह है कि फिर ये युद्ध शुरू क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका इस युद्ध की प्लानिंग 6 महीने पहले करके बैठा था। इजराइल इस युद्ध की प्लानिंग 6 महीने पहले करके बैठा था, जब 12 दिन का वॉर छिड़ा था तब से। तो बात वहां से शुरू हमको करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका को ये मालूम था कि 6 महीने बाद हम वॉर में कूदने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अमेरिका जैसे देश के लिए, किसी भी मुल्क के लिए आप समझिए कि जंग अचानक से शुरू करना कोई हंसी खेल नहीं होता। तो अमेरिका इसकी तैयारी बहुत पहले कर चुका था, और वेनेजुएला जो है उसका एक ट्रेलर था। मतलब उन्होंने पहले वेनेजुएला करने की कोशिश की, और उसके बाद वेनेजुएला जब सक्सेसफुल हो गया तो उन्होंने मान लिया कि हम ईरान के साथ भी ऐसा ही करेंगे। अब बात आती है अभी के मौजूदा परिस्थिति की। हम पानी पर आए उससे पहले जरा सोचिए कि पूरी दुनिया में अमेरिका का जो रवैया है उसकी किसी ने भर्त्सना की? उसके बारे में किसी ने कुछ कहा? अमेरिका अपनी दादागिरी यहां पर दिखाता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब आप इस बात को समझिए कि कल ही ईरान की तरफ से एक बयान निकलकर सामने आता है कि पड़ोसी हमारे भाई हैं और हम उन पर हमला नहीं करेंगे। अभी तक हमला हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन आपकी जमीन से अमेरिका हम पर हमला कर रहा था, इसलिए हमने उसको निशाना बनाया। आगे होगा तो आगे भी हम इसका जवाब देंगे। यही हुआ बहरीन में। दरअसल पानी का मामला बहरीन से शुरू हुआ। बहरीन से ऐसे शुरू हुआ कि बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाना जो है, वहां से ईरान के एक आइलैंड के ऊपर मिसाइल दागी गई, और उस आइलैंड पर पानी साफ करने का काम होता है। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में पीने के पानी की कितनी किल्लत है, कितना टोटा है। तो वहां पर समंदर के खारे पानी को साफ करके पीने योग्य बनाया जाता है। ईरान में भी यही प्लान था, और इसको टारगेट किया गया, यानी कि पीने के पानी की सप्लाई को तोड़ने का काम किया। ईरान ने इसी का जवाब दिया बहरीन की उस फैसिलिटी पर हमला करके जहां पर पानी की सफाई का काम होता था, प्यूरिफिकेशन होता था जी। तो आप ये समझिए कि अब ये जंग जो है, अमेरिका तो कह चुका है कि हम तेल पर कब्जा कर लेंगे, हम यूरेनियम पर कब्जा कर लेंगे, ग्राउंड फोर्स उतारने की तैयारी। लेकिन अब ये मामला अगर बढ़ता है और पानी के हमले, अगर पानी की फैसिलिटीज के ऊपर ऐसे ही हमले बढ़ते हैं और ये पूरे मिडिल ईस्ट में अगर फैल जाते हैं, तो समझिए कि बहुत बड़ा पानी का संकट खड़ा हो जाने वाला है। नहीं, क्योंकि अब तक जो हमने वीडियोस बनाए या जो हम पढ़ पाए या जो हमने सोशल मीडिया पर अवेलेबल जो भी इसके कंटेंट्स हमने देखे, उसमें एक बात समझ में आई कि जो आपने चर्चा भी की कि ईरान युद्ध नहीं चाहता था, ईरान पर युद्ध थोपा गया है। बिल्कुल। लेकिन ईरान की तरफ से किए गए जो हमले थे वो अमेरिकी बेसिस पर थे, वो उन सैन्य ठिकानों पर थे जहां से हमले किए जा रहे थे, उस पर रिटेलिएट उन्होंने किया। लेकिन ईरान में जो हमले हो रहे हैं वो रिहायशी इलाकों को देखकर हो रहे हैं, पानी की फैसिलिटीज़ को देखकर हो रहे हैं, स्कूल्स पर हो रहे हैं, हॉस्पिटल। ये दिखाता है कि वो ईरान की जनता को, आम नागरिक को टारगेट कर रहे हैं, जबकि ईरान की तरफ से जो भी हमले या जो भी रिटेलिएशन हो रहा है वो आम नागरिकों को बाधित करने वाला नहीं हो रहा है। तो ये जो युद्ध की ये जो तरीका है ईरान के लिए, ट्रंप कहते हैं कि बिना शर्त सरेंडर, ईरान सरेंडर नहीं करने वाला है, क्योंकि अगर ईरान सरेंडर करने वाला होता तो जेनेवा में और यूएई में जो बैठकें हुई वहीं पर सारी बातचीत हो गई होती। लेकिन यहाँ जो परिस्थितियां दिख रही हैं कि ईरान पर युद्ध थोपा जरूर गया, लेकिन ईरान फिर भी सेंसेस में रह करके एक फिर भी तरीके से जवाब दे रहा है। लेकिन इजराइल या अमेरिका या उसके जो भी सहयोगी हैं, उनकी तरफ से जो भी हमले हो रहे हैं वो तो पब्लिक को टारगेट करके हो रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान में सबसे पहला जो पहले दिन हमला हुआ था और गर्ल्स स्कूल को जो टारगेट किया गया, और ये कहा जा रहा है कि वो गलती से हो गया। तो आप समझिए कि क्या अमेरिका जो इतना प्रिसाइज अटैक कर सकता है कि जो एआई का इस्तेमाल कर रहा है और खामनेई को टारगेट सीधे कर ले रहा है, तो क्या अमेरिका ऐसी गलती करेगा
गलती से गलती करेगा कि वहां पर स्कूली बच्चों का स्कूल है और बच्चियों का स्कूल है और वहां पर टारगेट करेगा। ऐसा नहीं है, अमेरिका इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। और जो एक्सपर्ट्स हैं, पूरी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हैं, वो पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी है कि ये जो अटैक किया गया था ईरान के स्कूल के ऊपर अमेरिका की तरफ से, ये बहुत बड़ा वॉर क्राइम है। क्योंकि युद्ध के कुछ नियम होते हैं और उन युद्ध के नियमों को तोड़ने का काम अमेरिका एक नहीं कई बार कर रहा है। चाहे फिर आप देख लीजिए कि श्रीलंका के पास समंदर में ईरानी जहाज को निशाना बनाना ही क्यों ना हो, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर में था। हाँ। तो इंटरनेशनल बॉर्डर में अगर आप उसको टॉर्पेडो से निशाना बना रहे हैं तो आप ये दुनिया को बता रहे हैं कि हम दादागिरी करने पर उतारू हैं और हम कर रहे हैं, हमारी लाठी और हमारी ही भैंस हो। ये आप समझिए कि एक अमेरिका का रुख पूरी दुनिया के प्रति क्या रह रहा है। ये केवल ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं है, ये पूरी दुनिया के खिलाफ। आप सोचिए, भारत को अमेरिका क्या कह रहा है कि अब आप रूस से तेल खरीद लो। अरे हमने आपसे परमिशन मांगी कब थी? पहले आप कह रहे थे कि रूस से तेल मत खरीदो, अब आप कह रहे हो। तो ये बार बार अमेरिका ये पूरी दुनिया को ये जताने की कोशिश कर रहा है कि मुखिया मैं हूं और मैं जो कहूंगा वही करना हो। और तेल अब जब हम खरीद रहे थे तो हम पर टैरिफ लगाए जा रहे थे और हमें ये कहा जा रहा था कि तेल मत खरीदो, हमने तब भी तेल खरीदा। अब वो कह रहे हैं कि 30 दिन है आपके पास, तेल खरीद लो, हम तब भी तेल खरीदेंगे। हम अपनी तरफ से जो हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए ज़रूरी होगा, हम वो कदम उठाएंगे। और इसलिए भी भारत इस युद्ध में जो खुल करके सिर्फ एक बात कह रहा है कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। नेतन्याहू से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई तो भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जितना जल्द हो सके शांति की कोशिश करें, इस युद्ध को ख़त्म करें और शांति स्थापित हो। बहरहाल ईरान के जो प्रशासक है अली लारिजानी, उनके बयान की ओर चलते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि हम 6 महीने तक युद्ध लड़ने की स्थिति में हैं। और 6 महीने ईरान अगर 6 महीने युद्ध लड़ने की स्थिति में, तो अमेरिका जो ये कह रहा है कि हमें नहीं पता ये युद्ध कितना समय तक चलने वाला है। तो अमेरिका आर्म्स और एमिनेशन के मामले में तो बहुत प्रबल और बहुत मजबूत है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हम 6 महीने तक ये युद्ध लड़ने की स्थिति में। तो ये 6 महीने क्या एक टाइम बाउंड माना जाए कि 6 महीने तक युद्ध लड़ते लड़ते वो और आगे तक युद्ध की तैयारी करेगा, या 6 महीने ये युद्ध चलेगा? और अगर 6 महीने ये युद्ध चलता है, देखिए अभी 9 दिन हो गए हैं, 9 दिन में ये हाल है कि भारत में रसोई गैस की कीमतें बढ़ने लगी हैं। अभी तक क्रूड ऑयल्स पर उतना असर नहीं दिखाई दिया है, लेकिन कई तेल टैंकर्स पर हमले हो रहे हैं। अगर ये 6 महीने युद्ध चलता है तो परिस्थितियां विकट होंगी पूरे देश में। देखिए विकट होंगी। कल ही हमने एक खबर बताई थी कि रमज़ान का महीना चल रहा है और मिडिल ईस्ट में आप जानते हैं कि वहाँ पर ईद करीब आने वाली है, और ईद पर सबसे ज़्यादा अगर लजीज चीज़ होती है तो वो होती है बिरयानी। और हिंदुस्तान से जो बिरयानी का राइस सप्लाई होता है उसकी सप्लाई बाधित हो गई है। ठीक है, उसके जो बंदरगाह पर उसका सारा माल फंसा हुआ है, मिलों में प्रोडक्शन कम हो गया है। ये सीधे डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी आपको बता रहा हूँ, जब 8वें 9वें दिन हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप समझिए कि मिडिल ईस्ट में जो परिस्थितियां लगातार बदलती जा रही हैं वो बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही हैं। 891.4 मिलियन डॉलर अमेरिका को हर रोज खर्चा करना पड़ रहा है इस वॉर के लिए। 2 जंगी बेड़े, उसके बाद तीसरा जंगी जहाज फिर से आप उतारने के लिए तैयार हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाम से जो है। आप समझिए कि इतने वॉरशिप उतारना ये क्या बता रहा है? अमेरिका के ऊपर ये युद्ध जो है बहुत ज्यादा खर्चीला साबित होने वाला है। इजराइल के पास सारी सामग्री खत्म हो गई है, वो अमेरिका की तरफ देख रहा है और मांग रहा है कि हमको ग्रांट चाहिए, हमको हथियार भेजो। तो बिजनेस अमेरिका भले ही कर रहा है हथियारों का, लेकिन वहां पर प्रोडक्शन का दबाव है कि आप हथियारों का प्रोडक्शन करना होगा, बढ़ाइए। तीसरी तरफ ईरान के पास क्या है? ईरान ने कहा, और ये कल रशिया का बयान आया, रशिया ने कहा कि ईरान ने हमसे अभी तक मदद मांगी ही नहीं है। इससे आप समझिए कि जो भी अभी खेल चल रहा है वो ईरान की अपनी ताकत के दम पर चल रहा है। तो अभी अगर रशिया से हथियारों की सप्लाई होती है या चाइना से हथियारों की सप्लाई और बढ़ती है तो चीजें और बदलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। ईरान ने कह दिया कि हम या तो शहीद हो जाएंगे या हम जीत हासिल करेंगे। तो जो शहीद होने के लिए तैयार है उसके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। और अमेरिका के पास आप समझिए कि कितना ज्यादा असर अमेरिका की इकोनॉमी पर इसका पड़ने वाला, भले अभी नहीं 4 महीने बाद पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। और इसी वजह से न्यूयॉर्क में प्रदर्शन शुरू हो गए इस वॉर के खिलाफ कि ये जंग रोकना होगा। थोपा जा रहा है जंग। और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नया कर रहे हैं। जो बाइडेन को देख लीजिए आप,
ओबामा को देख लीजिए आप अफगानिस्तान में, उसके पहले इराक में क्या हुआ वो देख लीजिए आप। तो ये, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस जंग को रोक पाना इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। ईरान में मिलिट्री को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, मतलब कोई एक कमांड सेंटर नहीं है कि वहां से कमांड दी जा रही है, अलग अलग कमांड सेंटर बना दिए गए। और अलग अलग कमांड सेंटर बना दिए गए हैं, तो अगर 50,000 फोर्स उधर है 50, तो वो अपने हिसाब से वो डिसीजन ले रहे हैं कि हमको क्या करना है। तो कोई कमांड सेंटर है ही नहीं, तो कमांड सेंटर नहीं है, तो इसी तरीके से हमले जो है वो जारी रखे हुए हैं। अब भले ही दावा कर रहा हो वो कि हमने अंदर जमीन के अंदर जो उनके मिसाइल बेस है उसको तबाह कर दिया हो, लेकिन हमले तो हो रहे हैं, जवाब तो मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बड़ी स्ट्रेटेजिकली ईरान इस युद्ध को लड़ रहा है। शुरुआत में सैकड़ों मिसाइलें, और इसके पीछे मैं पुनीत आपको रोक रहा हूँ, इसके पीछे एक चर्चा ये भी चल रही थी, कुछ खबरें सोशल मीडिया पर आई थी कि जो रशियन इंटेल है वो इनकी मदद कर रहा है। अभी तक खुल करके ईरान ने कुछ भी ना तो उनके जो प्रॉक्सीज हैं उनसे मदद ली है, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से रिटेलिएट ज़रूर किया, उन्होंने अपनी तरफ से हमले ज़रूर किए, लेकिन अभी तक ईरान ने ऐसा कोई ऑफिशियल बयान भी जारी नहीं किया जिसमें हूती या हमास या हिजबुल्लाह की तरफ से उन्होंने कुछ उनसे मदद मांगी हो, या फिर जो रशिया का आपने जिक्र करा। लेकिन खबर यह आई थी कि रशियन इंटेलिजेंस जो है वो ईरान की मदद कर रहा है। इस बारे में कि अमेरिका ग्राउंड फोर्सेस कब तक उतारने वाला है, उसके लिए वो इंटरनली पूरी तरह से खुद को प्रिपेयर रखे हुए हैं। और इसके चलते हुए जो अब्बास अराक्ची का बयान सामने आया था कि ये गलती अमेरिका ना करे कि ग्राउंड पर कहीं उसने अगर अमेरिकी सैनिक उतार दिए तो भारी पड़ सकता है। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। आज खबर सबसे ज़्यादा ट्रेंड यही कर रही है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ग्राउंड फोर्स ऑपरेशन करने की तैयारी में है, और जितना भी यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करने की तैयारी में, इसको लेकर ऑपरेशन लॉन्च हो सकता है। यूएस को जो भी सपना उसका है उसके ऊपर पानी फेरने का, जाहिर सी बात है। देखिए, बहुत अच्छा अलाय है, रशिया और ईरान जो हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अभी तक मदद नहीं मांगी है। तब भी अगर ये जानकारियां हैं कि रशिया जो है वो इंटेलिजेंस अपना लगाए हुए है और सारी रिपोर्ट्स दे रहा है, तो सोचिए कि रशिया अगर इसमें कूद जाता है या अपनी तरफ से हथियारों की सप्लाई शुरू कर देता है तो आलम क्या होगा, और इस एस्केलेशन का लेवल क्या होगा, मतलब किस लेवल पे पहुंच जाएगा। क्योंकि सीधे रशिया जो है इसमें कूद पड़ेगा। आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच में, तो यूक्रेन को सप्लाई करने वाला कौन है? अमेरिका है, नेटो देश हैं, तमाम लोग हैं। और अगर यही परिस्थिति यहाँ पर बन जाती है और रूस और दूसरे चाइना और तमाम मुल्क जो हैं वो हम किम जोंग उन को, उत्तर कोरिया को क्यों भूल रहे हैं? तो अभी वहाँ से कुछ शुरू नहीं हुआ है। और आपने ये भी बताया कि चाहे हमास हो, हूती हो या हिजबुल्लाह तो ठीक है, लेबनान में तो फिर भी चल रहा है कि वहाँ पर भी अटैक इसराइल लगातार कर रहा है। लेकिन अगर हूती और हमास जो है वो फिर से अगर अपनी ताकत दिखाना शुरू कर देते हैं तब फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी मुश्किल शुरू नहीं हुई। क्योंकि ये बात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि अभी हम देख रहे हैं कि एक तरफ इजराइल, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका का ऑफिशियल बयान आया था, हमारे दर्शकों को याद होगा, वो वीडियो भी हमने बनाया था, जिसमें अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था, विटकॉफ साहब का बयान आया था कि वो ये कह रहे हैं कि ये युद्ध हमें लड़ना पड़ा, क्योंकि अगर हम इजराइल के साथ युद्ध में नहीं जाते तो ईरान जवाबी कार्रवाई फिर भी अमेरिकी बेसिस पर ही करता, तो इसलिए हमें ये युद्ध लड़ना पड़ा। तो अगर वो युद्ध लड़ना पड़ा, जो गलती का आपने जिक्र किया था कि अमेरिका इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि वो तैयारी पहले से थी, दुनिया को दिखाना है, कुछ जवाब देना है, तो इसलिए भी शायद वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। रशिया फुल फ्लैश इसलिए ईरान के साथ अभी तक नहीं आए, ना तो ईरान ने अभी कोई ऑफिशियली मदद मांगी है, और अगर रशिया खुल करके ईरान के साथ आया, चाइना ईरान के साथ आया, अमेरिका इजराइल के साथ आया, तो यहाँ पर इजराइल एक छोटा देश और ईरान अपेक्षाकृत छोटा देश, ये दोनों छोटे देशों के चक्कर में जो यूएस या चाइना या रशिया जब आमने सामने होंगे तो फिर वो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन जिसका बार बार जिक्र होता है, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन, और वो भी तब जब जिस राष्ट्र के प्रमुख जो है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये दावा करते हों कि मैंने 8 देशों का युद्ध रुकवाने का काम किया है। उन्होंने क्या किया, आप समझिए कि ईरान ने उनको अपने जाल में ऐसा फंसाया कि सऊदी में मिसाइलें गिर रही हैं, यूएई में मिसाइलें गिर रही हैं, बहरीन में मिसाइलें गिर रही हैं, कतर में सब जगह मिसाइलें गिर रही हैं। तो ये अब यहाँ पर वॉर नहीं है तो क्या है, अब आप ये बताइए। और ये इनको वॉर में झोंकने का काम किसने किया? अमेरिका ने किया। तो आप एक तरफ युद्ध रुकवाने की कोशिश कर रहे हो, तीसरी तरफ युद्ध में एस्केलेशन बड़ा होता जा रहा है।
सऊदी अरब ने कह दिया कि हमारे ऊपर अब मिसाइल दागी तो हम इसका जवाब देंगे। और सऊदी अरब का ये बयान तब आया जब पाकिस्तान से भी बयान निकलकर सामने आता है कि सऊदी हमारा साथी है, उन्होंने डिफेंस पैक्ट किया अभी कुछ महीनों पहले, और सऊदी हमारा साथी है, अगर ऐसा होता है तो हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना उलझती जा रही हैं। और ये अगर कहाँ तो एक मुस्लिम नाटो की बात चल रही थी, उसका अगुवा बन रहा था पाकिस्तान, मुस्लिम और ये ब्रदरहुड, कहाँ हाँ। सिचुएशन यहाँ माह रमज़ान में इस तरह की बन गई है कि एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में पूरी दुनिया जा रही लेकिन है। आप समझ रहे हैं कि इसमें एक यूएस का गेम क्या है। यूएस जो है मुस्लिम कंट्रीज ही आपस में अब लड़ रही हैं एक प्रकार से। और ये यूएस ने ये भी, इसके पीछे भी एक यूएस स्ट्रैटेजी काम कर सकती है, मतलब अगर मैं सही हूं तो। क्योंकि देखिए एक अनुभव भी होता है और एक प्रिडिक्शन भी कई बार जो लोगों के व्यवहार से होती है, लेकिन जो अब तक अघोषित रूप से या घोषित रूप से एक बात तो स्पष्ट है पुनीत कि उन्हें अपने हथियार गोला बारूद बेचने हैं, तो वे कहाँ बेचेंगे? उन्हें ऐसे ही कुछ ना कुछ देशों को उलझाना पड़ेगा, आपस में लड़ाना पड़ेगा। इधर से वो लड़ेंगे तो उनको भी हथियार बेचेगा और उनको भी बैकएंड से हथियार बेचेगा, कहीं आतंकवादियों को बेचेगा, कहीं प्रॉक्सीज को बेचेगा, कहीं कंट्रीज़ को बेचेगा। ऑफिशियली अनऑफिशियली फ़ायदा वो खुद ही लेना चाहता है, पैसा उसके पास जाएगा। किसी भी देश पर अगर वो कब्जा करते हैं, उनका यूरेनियम हथियाएगा, उनका ईंधन हथियाएगा। तो पावर अमेरिका अपनी खुद की बढ़ा रहा है और पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक रहा है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। और अब देखना ये होगा कि बड़े देश मिलकर के क्या इस वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही दुनिया को इस युद्ध से बचा पाएंगे, और इसके लिए क्या कुछ कोशिशें हो सकती हैं, इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस वीडियो में लेकिन आखिरी बात, हाँ जी, ये ट्रंप कह ज़रूर रहे हैं कि हम इसको 6 महीने तक खींच लेंगे और एस्केलेशन जो है वो लंबा भी चलेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मैं यहाँ पर प्रिडिक्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन हालात जो नज़र आ रहे हैं, ट्रंप आज भले ही जो बात कह रहे हैं उससे पलटेंगे ज़रूर। नहीं, ये तो आप घोषित है। उससे पलटेंगे ज़रूर। और मुझे लगता है कि 10-15 दिन में या 20 दिन में कुछ परिस्थितियां जो हैं फिर वापस बातचीत और इस पर आएगी, और फिर ट्रंप इंतज़ार करेंगे कि फिर हम कुछ महीने बाद फिर वापस वहां पर कुछ खेल करने की कोशिश करें, ऐसा लगता है। बिल्कुल। सब कुछ जो कि हमेशा से ये देखने को मिलता है डोनाल्ड ट्रंप की बातों में, वो सब कुछ कहते हैं लेकिन फिर बात पर वो रहते नहीं हैं, बहुत जल्दी पलट जाते हैं। चाहे वो भारत के साथ बातचीत के संबंध में, टैरिफ लगाने या हटाने के संबंध में हो, या फिर ईरान के साथ बातचीत में भी हमने ये बात देखी जो जिसका मिश्रा जी जिक्र कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। बहुत शुक्रिया।